आग लगी है नीचे की 2 मंजिलों पर, तो ऊपर तक कैसे पहुंच गई बिना बीच की मंजिलों को प्रभावित किए हुए? बहुत थोड़ी बहुत आग लगी है बीच की मंजिलों में। तो ये शक जाता है, साजिश की तरफ इशारा करता है। जो वहां पर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को अगर बाद में कोर्ट के ऑर्डर से, किसी और ऑर्डर से अगर चेक कराना हो, रिकाउंटिंग करवानी हो, तो उस स्थिति में कैसे हो सकती है? अब तो हो भी नहीं सकती। कम से कम 15 सीटों की ईवीएम, 4000 ईवीएम कभी जल के वहां नष्ट हो चुकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरमपुर। मैं हूं प्रभात। बंगाल चुनाव जब से हुए हैं उसके बाद से कुछ ना कुछ घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं जिस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। पहले तो इलेक्शन जीतने को लेकर के भाजपा के सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये इलेक्शन क्या धांधली करके चुनाव में जीते गए हैं। ईवीएम पर तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब एक खबर आई है ईवीएम को लेकर के ही, जिस तरीके से, हालांकि उस खबर पर शायद ही किसी का ध्यान होगा कि 4000 ईवीएम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जल करके खाक हो गए। और उस पर अब तमाम तरीके की साजिश का जिक्र कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं कि इस ईवीएम के जलने से क्या दिखाता है। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही जिस तरीके से बंगाल की राजनीति में उथल पुथल हो रही है कि टीएमसी पार्टी के टूटने तक की बात आ गई। ममता बनर्जी अब अलग पड़ गई हैं, अलग थलग हो गई हैं, और यहां तक कि उनके सभी सांसद, जो सयानी घोष काफी नजदीकियां थी ममता बनर्जी की उनसे, वो भी कहीं ना कहीं अलग थलग दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। और जैसा कि उन्हें एयरपोर्ट पर मास्क लगाते हुए देखा भी गया दिल्ली में, और इस तरीके की स्थिति आ गई कि अब जो कह रहा था कि हम ममता बनर्जी के साथ रहेंगे, राघव चड्ढा नहीं जो चड्ढी बन जाऊं, इस तरीके से तमाम तरीके की चीजें, टिप्पणियां थी सयानी घोष और तमाम नेताओं की। और कल्याण बनर्जी भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी या तो रहेंगे या तो हम रहेंगे। अभिषेक बनर्जी पर अलग से तमाम मामले चल रहे हैं, लगातार छापेमारी चल रही है। वहीं ममता बनर्जी पर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है दंगा भड़काने को लेकर के। तो बंगाल चुनाव है ही, और इधर उत्तर प्रदेश के चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहे हैं उसको लेकर के अखिलेश यादव कह रहे हैं बिहार और बंगाल में जो कुछ हुआ चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से धांधली हुई, अगर उत्तर प्रदेश चुनाव बीजेपी जीतती है तो ये अंतिम चुनाव होगा, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। यहां तक कि अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्षी दलों को साथ आना जरूरी है। तो तमाम चिंताएं हैं, तमाम सवाल हैं कि क्या विपक्ष एक साथ आ पाएगा। और जिस तरीके से ईवीएम जली हैं उसको लेकर के सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व जज संजीव कुमार जी। सर, कैसे देखते हैं सबसे पहले जो पश्चिम बंगाल में ईवीएम का मुद्दा चल रहा था और ईवीएम जल करके अब 10 विधानसभा चुनावों के बताए जा रहे हैं जो अभी करंट में इलेक्शन हुए, वहां की ईवीएम जल जाती है। देखिए, ऐसा है कि बंगाल का इलेक्शन पहले से ही विवादास्पद रहा है, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से हम लोग देख ही रहे थे कि वोट काटे गए। अब ये नई समस्या शुरू हो गई। आप 10 सीटें बता रहे हैं कि 10 सीटों की जो ईवीएम है वो जल के खाक हो गई है। मैं कहीं देख रहा हूँ कि 15 सीटों का जिक्र भी आ रहा है ना। तो जो भी हो, 10 या 15 सीट जो भी हो, तो देखो बात ये कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। ये जो इंसिडेंट हुई है, ये इंसिडेंट हो सकता है इस तरफ इशारा करती हो, मुझे तो इस तरह इशारा कर रही है कि वहां पर जरूर कोई न कोई इसमें गड़बड़ की गई है, कि जो वहां पर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को अगर बाद में कोर्ट के ऑर्डर से, किसी और ऑर्डर से अगर चेक कराना हो, रिकाउंटिंग करवानी हो, तो उस स्थिति में कैसे हो सकती है? अब तो हो भी नहीं सकती। कम से कम 15 सीटों की ईवीएम, 4000 ईवीएम कभी जल के वहां नष्ट हो चुकी हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि मैं ये देख रहा हूं कि विपक्षी पार्टियां नहीं, जो अभी सरकार है वो भी ये कह रही है, वहां के मिनिस्टर, कि इसमें कुछ न कुछ घोटाला, गड़बड़, कुछ साजिश नजर आती है। तो ये विपक्षी पार्टी, तो तृणमूल कांग्रेस तो कह ही रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इस बात को कह रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मॉनिटर जज के द्वारा, किसी द्वारा ये जांच कराई जानी चाहिए है। और लेकिन मैं एक बात बता दूं कि बाकी कौशिक चौधरी मंत्री बंगाल सरकार के, उन्होंने भी कहा है कि कुछ न कुछ साजिश की संभावना नजर आती है। और नजर क्यों आती है? इसलिए नजर आती है कि आग जो लगी है बिल्डिंग में, 10 मंजिल बिल्डिंग शायद बताई जाती है, और दूसरी और तीसरी मंजिल पे आग लगती है पहले, उसके बाद में चौथी, पांचवी, छठवीं मंजिल जो है, उस मंजिल में कोई खास आग नहीं लगी, लेकिन बाद में तो 9वीं 10वीं मंजिल तक आग पहुंच जाती है। तो ये बात कैसे पहुंची, बीच की मंजिल कैसे बच गई, या बहुत कम आग लगी है, इसमें एक साजिश सरकार को नजर भी आती है और उनको नजर भी आती है। लेकिन मैं एक बता दूं कि जैसे
विपक्षी पार्टी के जो वो हैं लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के द्वारा मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ऐसे ही यार तो सुप्रीम कोर्ट जज की देख रेख में हो रही थी, तो वो कर रहे हैं क्या? तो बात समझने की है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की विश्वसनीयता अब, या सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता, न्यायपाल की विश्वसनीयता कम से कम बंगाल के इलेक्शन में तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हम उन्हीं जजों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जज निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। इस केस में, ईवीएम के इस केस में मुझे थोड़ा संदेह है। और जहां तक इस बात का सवाल है कि आप ये कहें कि विपक्षी पार्टियां पूरी इसमें क्या एकजुट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, देखो जहां तक विपक्षी पार्टियां एकजुट होने का सवाल है कि मुझे लगता है कि अगर इकट्ठी एक साथ नहीं होंगी, एक साथ नहीं लड़ेंगी, तो इस स्थिति में जैसे अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है ना, जिसका आपने जिक्र भी किया है कि ये इस बार अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतती है तो उस स्थिति में आगे इलेक्शन नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश ही में नहीं, मुझे लगता है कहीं इलेक्शन की संभावना नहीं बचती। हो सकता है कि हमारा देश एक इस तरफ बढ़ रहा हो जिसमें कि इलेक्शन की सरकार महसूस न करे, जैसे कि मैं देखो कई कंट्रियों में ऐसा हो चुका है पहले। ऐसा ना हो कि हमारा देश अब उस तरफ आगे बढ़ जाए। जैसे कि बात में बताने की कोशिश मेरी इतनी सी है कि अभी तो स्थिति ये है कि वोट चोरी के माध्यम से, वोटिंग मशीन में गड़बड़ कराने के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन कुछ इसमें उनका पार्टिसिपेट कर रहे हो या इंडायरेक्ट रूप से कोई सहयोग हो रहा है उनकी वजह से, इस वजह से जो है बीजेपी जीत रही है। लेकिन जब इलेक्शन ही नहीं होंगे, जैसे अखिलेश यादव ने कहा है, तो उसी स्थिति में क्या होगा कि फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो ना तो ईवीएम की जरूरत है और ना पड़ेगी फिर जो है कि आप फिजिकली वोट डाल के कराना चाहें मत पत्रों से, वो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो दो देश, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक तरीके से उस तरफ आगे बढ़ रहा है जिस तरफ हो सकता है कि आगे चल के इलेक्शन की जरूरत ही महसूस ना हो, ऐसा हो सकता है। एफआईआर हुई है इस पर और कह रहे हैं कि आगे जांच भी चल रही है, लेकिन ये जांच कब तक है? जांच का हल, कुछ सोल्यूशन नजर आएगा? जांच कुछ निकल करके सामने आएगी इसमें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग का इस पे कोई बयान या ऐसा कुछ नजर नहीं आता है अभी तक। चुनाव आयोग क्या बयान देगा? चुनाव आयोग के बयान आप देख लीजिए 14 के बाद से क्या बयान आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग बयान कुछ भी दे ले या ना दे ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई न कोई इसमें गड़बड़ होने की संभावना है। जैसे कि मैं बताऊं कि दोबारा रिपीट कर दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री कौशिक चौधरी भी इस बात को कह रहे हैं कि कुछ न कुछ साजिश नजर आती है। और सवाल ये कि साजिश की किसने? पश्चिमी बंगाल में इलेक्शन वोटिंग मशीन में साजिश अगर की है तो किसने की है? ये एक ऐसा प्रश्न है कि जिसका जवाब मुझे लगता है कि मिलेगा नहीं। कोई साजिश कौन कर सकता है? अगर साजिश के तहत उनको जलाया गया है तो विपक्षी पार्टियां साजिश तो करेंगे नहीं। भाई ममता बनर्जी साजिश क्या कर सकती हैं? सवाल ही पैदा नहीं है। करेंगे तो उनकी साजिश वो क्रियान्वयन कैसे हो पाएगी? सरकार के कंट्रोल में उनकी सरकार उनकी अब है नहीं है। सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। इलेक्शन कमीशन तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सर्वे काम करा वो एक अलग इश्यू हो गया। तो देखो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जितने इस तरह विवादास्पद इश्यूज हैं, जिन विपक्षी पार्टी एक तरफ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ है, उसमें आप, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अभी तक मैं देख पा रहा हूं कि कोई भी निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई है। इसमें मुझे उम्मीद है कि अगर इलेक्शन कमीशन दोषी है तो वो निष्पक्ष इंक्वायरी नहीं होगी, कोई लीपापोती होकर के इसमें ऐसा कुछ कर दिया जाएगा जिससे कि लोगों को लगे इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, अचानक आग लग गई उससे जल गई। ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा बता रहा हूं। क्योंकि तो मैं मान नहीं सकता इस बात को कि बाकी से बंगाल की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है वो निष्पक्ष जांच करा ले अगर उसमें कोई गड़बड़ करी गई है। तो इसमें गड़बड़ी की संभावना ज्यादा नजर आती है। जिसमें मैं बता दूं दोबारा से, क्योंकि आग लगी है नीचे की 2 मंजिलों पर, तो ऊपर तक कैसे पहुंच गई बिना बीच की मंजिलों को प्रभावित किए हुए? बहुत थोड़ी बहुत आग लगी है बीच की मंजिलों में। तो ये शक जाता है, साजिश की तरफ इशारा करता है। इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि जो इलेक्शन में जो वोटिंग मशीन इस्तेमाल किया गया है, अगर उनको कोर्ट के माध्यम से दोबारा काउंटिंग कराने की जरूरत पड़ती है तो वो जब वोटिंग मशीन ईवीएम ही नहीं बची है तो काउंटिंग क्या होगी? तो अगर उन्होंने गड़बड़ कर रखी इलेक्शन कमीशन ने उसमें, या उस वक्त बाकी सरकार जो दूसरी भारतीय जनता सरकारों ने, तो वो चीज कभी दो लोगों के सामने ना आ सके खुल करके, और इसीलिए ये मुझे लगता है ऐसा काम हुआ है। 100 कुछ सीटों, 100 से अधिक सीटों पर धांधली का आरोप लगाई थी ममता बनर्जी, और अब ईवीएम जल करके जिस तरीके से 4000 ईवीएम जल गई हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ईवीएम को सुरक्षित रखना, इन चीजों का जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, और सरकार के मंत्री ही क्यों कह रहे हैं कि ये साजिश है? ये समझ में नहीं आ रहा। दो ऐसा मैं बता दूं इस बात को कि हो सकता है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आगे हो सकता है कि उनकी पोल खुल जाए कि इसमें कोई साजिश अगर हुई है तो इसमें कौन रेस्पॉन्सिबल है? बाकी सरकार रेस्पॉन्सिबल है। भाई जो बिल्डिंग है
और जो हमारी सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी की सरकार है। तो वो कहना शुरू कर सकते हैं हम तो पहले से शंका जता रहे थे, तो पता नहीं कुछ और अन्य लोगों ने साजिश कर दी हो, तो इसका ठीकरा किसी और पे फोड़ दें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी चल रही है ना, वो अपने आप में बड़ी ऐसे मामलों में दूसरा कलर देने में उनको एक्सपर्टीज है, महारत हासिल है। वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी करवा सकती हैं। और मैं आपको बता दूं, मुझे तो पूरी उम्मीद है इसकी सच्चाई आपको शायद कभी सामने नहीं आ पाएगी, ऐसा मैं कह सकता हूं। अगर सच्चाई के रूप में जो सामने आएगा वो सच्चाई ऐसी होगी जिसको कोई मानेगा नहीं। तो ये धांधली हुई है पश्चिम बंगाल में, ये फिर इसका कैसे खुलासा होगा फिर बाद में जिस तरीके से चीजें चल रही मैं बता दूं, इसमें मैं देख रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि हमने कोर्ट से कहा गया था कि इसको प्रिजर्व किया जाए ईवीएम मशीन को, तो कोर्ट में केस चल भी रहा था इस मसले में लेकर के। अब प्रिजर्व करने का कुछ मतलब ही नहीं हो सकता जब ईवीएम में डेस्ट्रो हो गई। तो मैं एक बात बता दूं, हमने देखा हुआ है कि सीसीटीवी फुटेज जहाँ लगे, सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं, और जो सरकार जिसमें इन्वॉल्व रहती है, जब पुलिस वाले इन्वॉल्व रहते हैं, कोई थाने में घटना हो गई या कहीं और हो गई, उस सीसीटीवी फुटेज आपको कभी नहीं मिलती जहां पर के सीसीटीवी फुटेज अगर सरकार के कंट्रोल में है। ये जो वहां पर घटना हुई है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये घटना अगर किसी में कोई षड्यंत्र है इसमें, तो साजिश है किसी तरीके की, तो साजिश जो होगी वो ममता बनर्जी के खिलाफ ही होगी। ममता बनर्जी के द्वारा साजिश नहीं हो सकती, सरकार के खिलाफ साजिश ईवीएम में कैसे कर सकती है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरीके से कह रही है कि उसको ही साजिश नजर आती है, तो देखो इससे ये तो मान के चलेंगे साजिश संभावना ज्यादा है इसमें, क्योंकि सरकार के कुछ मंत्री खुद भी कह रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए ना कि कुछ पता नहीं, बंगाल के मंत्री कल ये कहते हैं कि हमें कल तक साजिश नजर आ रही थी, अब लगता है कोई साजिश नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट से या किसी जो है एसी के फटने से किसी और से आग लग गई, ऐसा भी हो सकता है। तो आप देखते रहिए, सच्चाई सामने आना बड़ा असंभव काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां पर सरकार इन्वॉल्व है, इसी इलेक्शन से इन्वॉल्व है वहां पर। अब जिस तरीके से टीएमसी को पहले खत्म करने की कोशिश लगातार मतलब चली रही है, सयोनी घोष जैसे उनके खास नेता भी अब एक तरीके से अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, ये सब के पीछे क्या मतलब हो सकता है, साजिश है कोई, या कि किस तरीके की चीजें, इसका क्या क्षेत्रीय पार्टी का क्या अस्तित्व रहेगा अब आगे चल के, इस तरीके से जिस तरीके टीएमसी के खिलाफ दिख रहा है। देखिए सर, तृणमूल कांग्रेस की हालत तो वहां पे ऐसी हो गई है, जैसे कि आप देखो कि महाराष्ट्र में शिंदे की पार्टी शिवसेना की हुई थी और दूसरा शरद पवार की पार्टी की हुई थी, ऐसी स्थिति यहाँ पे हो गई है। अब देखो ना कि मेरे ख्याल से 80 सीटें एमएलए की मिली थी, 80 सीटों में से 58 सीटों पर जो है वो उन्होंने टूट के दूसरी तरफ चले गए हैं, और बाकी शायद 28 सीटें लोकसभा में थी उनकी, उसमें से 20 एमपी बताए जाते हैं कि वो दूसरी चले गए। आपने ये सयोनी घोष का जिक्र किया हुआ है, तो उनके बारे में आपने ये भी कहा कि उनसे पूछा गया था कुछ समय पहले कि राघव चड्ढा तो नहीं बन जाएंगे, मैं चड्डी राघव चड्डी नहीं हूँ, तो मैं ऐसा नहीं होंगी। लेकिन उनका नाम भी उन 20 या 19 एमपी में शामिल है जिसकी लिस्ट गई हुई है कि ये जो है टीएमसी से टूट के जाना चाहते हैं। मैं एक बात बता दूं इस मामले में, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने की है, आपने पहले भी देखा होगा जब ये एमएलए टूटे थे, पहले 58 टूट के दूसरी तरफ गए थे और 80 में से टीएमसी के, और अब ये एमपी की जो कहानी है उसमें मैं ये बताता चलूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो पहले आपने सुना होगा, मेरा अपना मानना भी ये है कि संविधान की 10वीं अनुसूची है, उसके तहत ये जो टूट हुई है, दोते होने के बावजूद भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आती है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो टूट के जा रहे हैं, चाहे 58 गए हों, चाहे अब ये 20 जाने वाले हैं या चले गए हों, तो ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, दल बदल नियम के तहत, कानून के तहत आएंगे, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन करेगा कौन, आप ये समझिए करेगा कौन। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि देखो जो वहां पर 10वीं अनुसूची संविधान की जिसमें प्रोविजन है, प्रोविजन ये कि पार्टी का मर्जा दूसरी पार्टी में होना, वहां पर जो है दो चीजें हैं इसमें, समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी, एक लेजिस्लेटिव पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत जो एमपी होते हैं वो लेजिस्लेटिव पार्टी की कैटेगरी में है। ये एमएलए बन गए, पार्टी सारी एमएलए थोड़ी बनते हैं, पार्टी के बहुत से लोग जितने भी नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टी का कंसेप्ट है वहां पर, न कि लेजिस्लेटिव पार्टी का कंसेप्ट है। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट पहले जजमेंट दे चुका है जिसमें कह चुका है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी को मर्जर होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी दूसरे में मिलन होना चाहिए, जिसमें ऐसा नहीं कि कोई उसके एमपी सब बड़े 2/3 टूट गए हों, चाहे एमएलए 2/3 टूटे गए, उसके बावजूद भी वो मर्जर नहीं मानेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे में मर्ज नहीं कर रही है, क्या कर रही है, कुछ लोग लेजिस्लेटिव पार्टी उसमें मर्ज कर रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है। लेकिन सवाल ये कि ऐसे वहां पर हुआ था, यहाँ पर एमएलए के संबंध ऐसे वहां भी हुआ था मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट पेंडिंग है, वो अभी आया नहीं है। अब देखो जजमेंट की कहानी आप समझ लीजिए, यहाँ भी जो टूट के जा रहे हैं, तो इसमें अगर, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा, एक बात पहले मैं बता दूं कि जो एमएलए हैं 58 टूट के गए हैं तृणमूल कांग्रेस से,
उसमें से 58 एमएलए में से जो उसका जो लीडर अपोजिशन घोषित कर दिया बाकी लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष ने, उस पर भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने कमेंट किया है। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई ये तो जिसको एक्सपेल कर दिया गया हो वो कैसे लीडर अपोजिशन बन सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो विधानसभा अध्यक्ष है वो उनको मान्यता देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है तृणमूल कांग्रेस जो अब कौन सी मानी जाएगी, जो टूट के गई है वो टीएमसी होगी और इनकी तृणमूल कांग्रेस छीन ली जाएगी, जैसे कि महाराष्ट्र में दोनों की छीन ली गई है, शिंदे की उस पार्टी की। तो ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। आप देखते रहिए तृणमूल कांग्रेस की जो टूट के एमएलए एमपी जा रहे हैं वही असली तृणमूल कांग्रेस डिक्लेयर करेंगे लोकसभा की विधानसभा अध्यक्ष, और यहाँ पर भी जो राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष हैं वो भी यही घोषित करेंगे। आप ये देखते रहिए जैसे वहां हुआ। ये किराए इसीलिए गया है, देखो ऐसा है, ये किराए इसीलिए गया है कि तृणमूल कांग्रेस को, विपक्ष को कैसे खत्म किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी पहले तो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, अब मुझे लग रहा है कि ये विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। इसलिए वहां पर महाराष्ट्र में उन्होंने तोड़फोड़ कराई, पार्टी पूरी टूट के दूसरी में चली गई, अपनी खुद ही कर ली। अब ये स्थिति अब बंगाल में बन रही है और यही स्थिति आप देखना कि उत्तर प्रदेश में भी जैसे अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं अगर वो जीतते हैं या अखिलेश यादव की वो पार्टी हारती है, हो सकता है वहां में टूट फूट हो जाए। तो देश हमारा जिस तरफ आगे बढ़ रहा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ बंगाल, हाँ मैं एक बार बंगाल में मुझे एक बात और याद आती है कि बंगाल में जो 58 एमएलए टूटे हैं तो अब क्या स्थिति है कि 22 एमएलए सिर्फ जो टीएमसी के साथ हैं और 58 विपक्ष पार्टी है, वो लीडर अपोजिशन है। तो वहां पक्ष और विपक्ष एक ही है। अब बात समझ रहे हैं ना। वैसे क्या होता है कि लोकसभा में देखिए तो बीजेपी की सरकार है, पार्लियामेंट देखिए केंद्र में, और उधर लीडर अपोजिशन जो है लोकसभा में कौन है, राहुल गांधी है। तो आप ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी ना होकर के कोई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने किसी को तोड़फोड़ करा दिया, उन्हीं का लीडर बना दिया, तो फिर क्या विपक्ष खत्म हो चुका है। विपक्ष भी जो है वो है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कंट्रोल्ड है या उसके द्वारा पूरी तरह प्रायोजित है। तो ये बंगाल अपने आप में एक ऐसा एक स्टेट बन गया है, मिलता पहले से कभी नहीं हुआ था, कि जहां पर पक्ष यानी कि सरकार और विपक्षी पार्टी भी एक ही पार्टी संचालित, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में एक मुद्दा चल रहा था कि चुनाव में गड़बड़ी हुई, अब उनके लोग ही जब टूट करके इस तरीके से पार्टी ही टूट रही है और कहीं ना कहीं वो खुद भी अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा और एफआईआर भी दर्ज हो गई। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अलग सीआईडी जांच हो रही है। तो फिर इस तरीके से जो स्थिति है, अब क्या होगा? अब ये मामला दब जाएगा, अब ये मामला जो अपने बचाव में लगेगा, और इसके बाद फिर ये क्या ममता बनर्जी भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे, आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। ममता बनर्जी से मुझे उम्मीद नहीं है। वैसे देखो कोई भी किधर भी शामिल हो सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना ये कम से कम ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। वो शामिल अगर किसी में होंगी या पार्टी का मर्जर करेंगे तो वो कांग्रेस में कर सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मर्जर करती हैं तब तो फिर राजनीति का कमाल ही समझ लीजिए। वैसे मुझे याद पड़ता है कि शुरू में बहुत पहले ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट किया था लोकसभा में, मुझे याद पड़ता है। ये बहुत पुरानी बात हो गई, तो हो कुछ भी सकता है। हो सकता है कि इतने एफआईआर के ऊपर हो जाए। अब मैं तो देखो कल्याण बनर्जी भी एक कह रहे हैं, जो कि इनके सबसे विश्वास पात्र नेता हैं, जो सारे केस लड़ रहे हैं इनके, मैं इनके केस नहीं लड़ूंगा, और क्योंकि या तो अभिषेक बनर्जी या मुझ में से किसी एक को चुन लें। अब वहां क्या हो गया कि किसी दोनों में से किसी एक को चुने, नहीं तो मैं भी पार्टी छोड़ दूंगा। तब वो कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे। तो देखो राजनीति, वास्तव में राजनीति की जो हालत देश में चल रही है उसका तो मुझे लगता नहीं है कि भगवान ही मालिक हो। ऐसा संभव है आप जो कह रहे हैं कि, लेकिन 1% संभावना मुझे, राजनीति में कुछ भी संभव नहीं होता। ऐसा संभव है कि दबाव में आकर के सारी पार्टी टूट चुकी है, टीएमसी बात कर रहे हैं, टूट चुकी है, इतने केस लग चुके हैं, इलेक्शन हार चुके हैं मतलब, और 58 जा चुके हैं। इधर हो सकता है चर्चा ये भी है कि 2-3 एमएलए भी और जाने वाले हैं, 2-3 एमपी भी और जाने वाले, ऐसी चर्चा भी चल रही है। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी अकेली और क्या नाम है, अभिषेक बनर्जी ही बचे, बाकी कल्याण बनर्जी, बाकी और जो एमएलए एमपी हैं या बड़े लीडर हैं, वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही चले जाएं। ऐसा संभव है। तो उस स्थिति में हो सकता है फिर उन्हें विचार करने का प्रश्न है कि आपको पार्टी में अलग रखना भी है या किसी में शामिल होना है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इतनी सुलझी लीडर है कि शायद बीजेपी में नहीं जाएंगी, जाएंगे तो कांग्रेस में जाएंगे। अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से न्यूज क्लिक का एक मामला आया सामने, जिसमें न्यूज क्लिक को हाई कोर्ट से मतलब क्लीन चिट मिल गई पूरी तरीके, जिस पर उन पर आरोप लगा था कि चीनी फंडिंग मिला और तमाम तरीके से ये संचालित हो रहा है, विदेशी फंडिंग, और तमाम आरोप लगे थे। ईडी उसकी जांच कर रही थी, एफआईआर दर्ज हुआ था। उन मामलों में क्लीन चिट मिल गई और एक कहीं ना कहीं ये कहा गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाने की कोशिश हुई। ऐसे ऐसे मामले जब आ रहे हैं सामने,
और इसके बाद भी अगर जनता सब कुछ समझ रही है, फिर जनता किधर जाएगी? इस तरीके जिस तरीके से माहौल है कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सब पर सवाल ही उठ रहे हैं। देखो, सवाल नहीं उठ रहे, अब तो स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि इनकी विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो चुकी है जनता की नजर में। सवाल उठना तो पुरानी बात हो चुकी है। एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रोल, इलेक्शन कमीशन का रोल, अब इससे ये सिद्ध हो चुका है कि मुझे लगता है कि इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है, जो मैक्सिमम वोटर्स हैं या जो वोटर्स ना हो जो लोग हैं, वो ये समझते हैं कि अब कम से कम 2 संस्थाओं की जरूरत नहीं है और ये संस्थाएं पूरी तरीके से सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। जहाँ तक आपने न्यूज क्लिक की बात की, तो न्यूज क्लिक की बात में आपने बात कही है, मैं एक बात बता दूं इसमें कि इसमें एफआईआर किसने कराई थी पता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मतलब भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है उसने कंप्लेंट फाइल करी थी इस बात के लिए कि 10 करोड़ रुपए करीब उन्होंने इधर से उधर वो किया, गड़बड़ की है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है, जिस जजमेंट में उसने कहा कि पूरा बिल्कुल बेसलेस, बिना किसी आधार के, बिना किसी रीजन के केस इन पर लगा दिया। कोई भी धारा किसी भी कानून की नहीं बनती। जिसमें 2 एफआईआर समझिए आप, एक तो पहले 420 धारा इनकी चीटिंग की और 406 धारा लगी, 120 भी आईपीसी षड्यंत्र के साथ में। उसके बाद क्या होता है कि ईडी ने एक अलग एफआईआर कर ली, ईसीआईआर बोलते हैं उसकी, अलग कर ली। दोनों केस साथ साथ चले। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि कोई भी प्रूफ नहीं है, कुछ भी चीटिंग नहीं हुई, ना कुछ फोर्जरी हुई, ना चीटिंग हुई, ना कोई कॉन्स्पिरेसी हुई, किसी का बिल्कुल भी 1% भी उन्होंने हाई कोर्ट ने माना, कुछ भी नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ भी ना हाई कोर्ट ने माना है। और ये केस आपको पता होगा, इस केस में वाले केस में जमानत जो मिली थी, उस केस को केजरीवाल वाले जो केस था जमात वाले मनोज सिसोदिया केस, उसमें साइड किया गया था। मैं जब जज रहा था तो मैंने इसको इस्तेमाल किया है जजमेंट को, जजमेंट को, तो बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट था। और उस जजमेंट में कुछ बातें इस तरह की थी, बेल के संबंध में बातें थी। लेकिन आप देखो ना कि जो केस पूरी तरह से गलत केस है, तो सरकार क्या कर रही है कि फाल्स केस बनाती है पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ जो उनको मीडिया वाले घराने या कोई और घराने हो जो कि बीजेपी का विरोध करते हैं। तो उस स्थिति में जो परिप्रगस्ता वाली जो कहानी है, जो न्यूज क्लिक वाले जो न्यूज चैनल है, इसमें एक बात और बता दूं कि उन्होंने ये सब हाईकोर्ट ने जो कमेंट किए हैं, मैं इस कमेंट को जरूर पढ़ना चाहता हूं। तो इन्होंने ये कहा है कि द कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ईडी की प्रोसीडिंग नॉट ओनली मेलाफाइड, दुर्भावना से प्रेरित थी, नॉट ओनली मेलाफाइड बट ऑल्सो एन आर्बिट्रेरी अटैक, ना केवल जो है दुर्भावना से प्रेरित थी बल्कि जो है एक आर्बिट्रेरी अटैक था। किस पर? और एब्यूज ऑफ पावर, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया सरकार ने, पुलिस ने, ईडी ने और जो सरकार ने, किस पर? ऑन द फ्री एंड इम्पार्शियल जर्नलिज्म ऑफ द पिटिशनर। तो न्यूज क्लिक के जो परिप्रकाशिता हैं, उनकी जर्नलिज्म में जो पत्रकारिता है, उसकी फ्री और इम्पार्शियलिटी पर अटैक है। दिस इज द अटैक। मतलब आप बात समझिए क्या है। तो सवाल ये नहीं है कि सिंपल सी बात है क्या कि भाई इन्होंने केस प्रूव नहीं हुआ या सबूत नहीं मिले, ये वो इतना मामला नहीं है। उससे आगे बढ़कर कोर्ट का ये कहना कि ये एक तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत दुर्भावना से प्रेरित होकर के, जानबूझ करके, और ये जो न्यूज क्लिक है उसके खिलाफ, जर्नलिज्म के खिलाफ, फ्री एंड फेयर जो जर्नलिज्म का कंसेप्ट है, उस पर एक अटैक है। तो छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं एक बात बता दूं साथ में, एक आप इस केस को देखिए, एक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो लिकर पॉलिसी वाला केस थे, उस केस को भी आप देख लीजिए क्या हुआ, कितना हंगामा मचा, सरकार चली गई, सारे पॉलिटिशियन जितने भी लीडर आम आदमी पार्टी के जेल में चले गए, बड़ी मुश्किल से जमानत मिली उन लोगों को। फिर बाद में सेशन जज ने कह दिया भाई ये तो केस ही कुछ नहीं है, मतलब कुछ केस ही नहीं है। एक तो ये होता है कि केस थोड़ा बहुत तो है, चलने लायक तो केस कम से कम है, केस ही नहीं है, मतलब फर्जी केस लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ये 2 केस एग्जाम्पल बन गए, जो कि हमने कह रहे, विपक्षी पार्टियां नहीं कह रही है। कौन कह रही है? कोर्ट कह रही है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है और दूसरे केस में सेशन कोर्ट ने कहा है। तो देखिए स्थिति इतनी खराब है देश में, आप इसको हर तरीके से देख लीजिए कि सरकार ने जानबूझ करके बदनाम करने के लिए इस तरह केस लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, जेल चले गए, बाद में बदनामी उनकी हो ली और बाद में बीजेपी सरकार वहां पे आ ली। इसी तरीके से आप देखिए इसकी कितनी बदनामी हुई है न्यूज क्लिक वालों को। मुझे याद है ये लंबे 2020 से केस चल रहा है, 2020 से ईडी के रेड, फलाने के रेड, ये बाहर में जाएंगे, बेल नहीं मिलेगी, दुनिया भर की इसकी समस्या लगी रही। और अंत में क्या हुआ है? अंत नहीं, ये मिडिल था, ये तो अभी तो इसमें केस चल रहा था। तो हाईकोर्ट का ये कहना, और हाईकोर्ट की मैं तारीफ करूंगा, आज के समय में जब केसेस जजमेंट अजीब से आ रहे हैं, जब इसमें जो जस्टिस नीना केस बंद से जजमेंट जो दिया है, ये बहुत अच्छा जजमेंट है। और मुझे ऐसे जजमेंट से मैं इसमें जरूर इनकी तारीफ करूंगा। और न्यायपालिका के ऐसे जजमेंट आएंगे तभी जो है जो साहब गिर गई है वो थोड़ी सी ऊपर आगे आ सकती है, नहीं तो न्यायपालिका पे मैं तो पहले से कहता हूं, मैं रिपीट कर दूं, ऐसा वक्त ना आ जाए कि ताला लगाना जोतना पड़ जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और आपकी इस बारे में क्या राय है कि जिस तरीके से देश की अदालतों पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव आयोग जैसी एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ईडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे जो है जजमेंट भी हैं कोर्ट के जो न्यूज क्लिक पर जिस तरीके से है कि ये कहीं ना कहीं जनता के लिए एक उम्मीद की किरण बन करके ये आते हैं और इसी से हमारा देश अभी आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। तो आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएगा इस पर। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।